नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और मैं इस टाइम खड़ी हूँ देशबंधु कॉलेज में। चलिए जानते हैं वहाँ से कि वहाँ के प्रिंसिपल की क्या राय है एजुकेशन को लेकर। सर, बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम प्रोफेसर राजीव अग्रवाल और मैं प्रिंसिपल देशबंधु कॉलेज हूँ। गणित मेरा विषय है। हाँ, जैसा आपने बताया कि एजुकेशन के ऊपर मेरे विचार क्या रहेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय उन सभी पहले विश्वविद्यालय में है जिन्होंने इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और हमारा कॉलेज भी उसी में आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के अंदर। हायर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे पहले हमारा जो स्नातक हुआ करता था, ग्रेजुएशन हुआ करता था, 3 साल का हुआ करता था, अब इसको हम 4 साल का भी ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन 4 साल का मतलब ये नहीं है कि 4 साल किसी विद्यार्थी को पूरे ही करने होंगे। अगर 1 साल के बाद वो एग्जिट करना चाहता है तो 1 साल के बाद भी वो एग्जिट कर सकता है और उसको 1 डिग्री मिलेगी। 2 साल के बाद भी वो एग्जिट कर सकता है, 3 साल के बाद भी कर सकता है, 4 साल के बाद भी कर सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का इसमें ध्यान रखा गया है, रिसर्च एंड इनोवेशंस का इसमें ध्यान दिया गया है इसके अंदर। साथ में कोई बच्चा अगर प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो चाहे तो सब्जेक्ट्स को अपने उस तरीके से चुन सकता है कि उसको ऑनर्स की डिग्री भी 4 साल के बाद मिल सकती है। दूसरा, उसको एडवांटेज क्या मिलेगा कि 4 साल के बाद में अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहे तो वो 1 साल की डिग्री उसको मिलेगी। साथ में 4 साल के बाद में बच्चे अपने इस तरीके से भी अपने सब्जेक्ट्स का चॉइस कर सकते हैं कि वो 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाए। जैसे कोई बच्चा मान लिया अपने चॉइस का सब्जेक्ट ऐसे लेता है कि वो मैथ्स और इंग्लिश के ऐसे चुने अपने सब्जेक्ट्स को कि 4 साल के बाद में वो मैथ्स के अंदर भी अपना एमएससी कर सकता है और इंग्लिश के अंदर भी वो एमए कर सकता है। तो बहुत सारे इसके अंदर चेंजेज आए हैं। साथ में हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे संविधान के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को हमारा विद्यार्थी अब चुन सकता है। वो उड़िया चुनना चाहे उड़िया चुन सकता है, वो हिंदी चुन सकता है, संस्कृत चुन सकता है, मलयाली चुन सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो पहले जिसको हम कहते थे ना, पहले जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया अब इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में। इसके अलावा वैल्यू एडेड कोर्सेज जितने भी हमारा इंडियन सिस्टम रहा है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पेपर्स हैं वो अब सारे बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गया पढ़ना। तो उसके अंदर वो अपने धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी यूनानी आयुर्वेदिक पद्धति है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। साइंस का बच्चा संस्कृत भी पढ़ सकता है और संस्कृत का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है। तो ये सारे के सारे आमूलचूल परिवर्तन हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के और मेरा विश्वास है कि आने वाले सालों के अंदर इसके हम प्रभावी रूप से हम देखेंगे, इसके असर पड़ेंगे सारे हमारे युवा के ऊपर। जैसे कि सर, अभी मैंने पूरे कॉलेज का टूर किया है, उसमें एक तो 100 करोड़ साल पुराना पत्थर भी है वहाँ पर। वो आपने किस तरह से उसकी खोज करी और किस तरह से आप, जैसे इतना क्लीन है, बच्चे तारीफ़ कर रहे थे, इतना मैनेजमेंट इतना अच्छा है, इतना फ्रेंडली नेचर है सबका, इतने सपोर्टिव हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? देशबंधु कॉलेज, देशबंधु महाविद्यालय हमारा साउथ दिल्ली का सबसे पुराना महाविद्यालय है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, जो हमारे लाला देशबंधु गुप्ता थे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी याद में। जब से ये कॉलेज चल रहा है और इसके हमारे जो एलुमनाई रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे अभी है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो उसके अंदर भी। और हमारा ये कॉलेज अरावली रॉक्स के ऊपर बना हुआ है। तो पीछे हमारा सारा का सारा ये रॉकी लैंड हुआ करता था। तो हमारे जो टीचर्स ने ही, जो हमारा ये इको क्लब है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उस पूरे को हमने ग्रीन बेल्ट में डेवलप किया। तकरीबन 5000 से ऊपर हमने प्लांटेशन की, 65 से ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ हमने लगाई है। और जो हमारे जो पथरीली सारी बंजर ज़मीन थी तो सारे पत्थर को हमने नीचे पहुँचाया और नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आए और फिर जो पत्थर यहाँ निकले, सारी अरावली रॉक्स थी, तो उसको हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसकी हमने रेडियो डेटिंग करवाई। तब हमें मालूम पड़ा कि ये पत्थर जो यहाँ से हमारे निकल रहे हैं 100 करोड़ से भी ज़्यादा ये सारे के सारे पुराने पत्थर हैं। तो उसको भी हमने एज सिग्नेचर स्टोन हमने अपने यहाँ स्थापित किया है, जैसा आप सबने किया। हमारा पूरा स्टाफ इसमें, हमारे जितने भी क्लीनलीनेस वो सब चीज़ों के लिए, हमारी NSS है, हमारे यहाँ पे इको क्लब है, हमारे यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत है। तो सारे मिलके इस कॉलेज को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, NCC हमारे
हमारे यहाँ एनसीसी के तीनों विंग्स है, आर्मी विंग भी, एयर विंग भी, नेवल विंग भी, और तीनों में खाली हमारा अकेला कॉलेज है जहाँ पे तीनों विंग्स है और तीनों में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हमारे यहाँ हैं। तो इन सभी का साथ रहता है हमारे कॉलेज को साफ रखने में। हमारा कॉलेज इस मायने में भी अनोखा है कि हमारा कॉलेज अकेला कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का जहाँ पे सिंधी भाषा जो किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, खाली देशबंधु कॉलेज में ही पढ़ाई जाती है। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। सर आप आरक्षण के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो किस तरह से, जैसे जाति के आधार पर होना चाहिए या फिर टैलेंट के हिसाब से मिलना चाहिए आरक्षण? नहीं, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और हमें उन सबको ऑनर करना चाहिए उस चीज़ को। तो मेरा भी मत वही है, जो हमारा जो भी संविधान कहता है हमें उसी रूप से उसको, क्योंकि सब आरक्षण के पीछे खाली एक टैलेंट या खाली एक इकोनॉमिक ग्राउंड नहीं हो सकता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हमें उसका पूरा सम्मान देना चाहिए उसे। मैं इस टाइम खड़ी हूँ देशबंधु कॉलेज की लाइब्रेरी में। चलिए जानते हैं लाइब्रेरी में सर से ही उनकी राय। सर बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौहान और मैं पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज जो है 1952 में बना और हमारे पुस्तकालय में पुस्तकों की जो संख्या है लगभग 1,20,000 के आसपास है और लगभग 6,000 स्टूडेंट्स की नीड्स को हम कैटर करते हैं। साथ में ही 227 के करीब टीचर्स यहाँ पर हैं और 150 नॉन टीचिंग स्टाफ है। पूरा लाइब्रेरी जो है वाईफाई एनेबल्ड है, कोई भी यहाँ पर बैठकर या कैंपस में ई रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, ई बुक्स, ई जर्नल्स, जो कि हमें यूजीसी ई शोध सिंधु और दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम के थ्रू मिलता है। उसके अलावा हमारे पास एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन है, उसके थ्रू ई रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं। हमारे यहाँ वेब ऑफ एक फैसिलिटी भी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं (24/7) जो है लाइब्रेरी का कैटलॉग सर्च कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, देशबंधु कॉलेज लाइब्रेरी का ये वेब ऑफ एक फैसिलिटी है। अक्रॉस द ग्लोब कोई भी अगर हमारे लाइब्रेरी डाटाबेस को सर्च करना चाहता है, जानना चाहता है कौन सी किताब हमारे पास अवेलेबल है, तो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है और जब बच्चा यहाँ आता है इशू कराने के लिए तो फिर बुक इशू करा सकता है। आप देख रहे हैं सामने हमारा पीरियडिकल सेक्शन है, जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, बच्चे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लगभग 300 स्टूडेंट जो हैं एक समय बैठ सकते हैं। हमारे पास एयर कंडीशन रीडिंग रूम है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। ई लाइब्रेरी फैसिलिटी है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए और एक स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है लिप्सिस हम यूज़ कर रहे हैं, बारकोड टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है आने वाले समय में यहाँ पर हम RFID इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसके कारण बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, सेल्फ इशू रिटन काउंटर से इशू करा सकते हैं और बुक ड्रॉप बॉक्स की फैसिलिटी भी वेरी सून यहाँ पर मिलने वाली है। थैंक यू। जैसे कि सर वक्त बदल रहा है, एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से कुछ बदलाव आया है, अच्छा या बुरा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कॉलेज जो है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आते हैं 70% स्टूडेंट जो हैं दिल्ली से बाहर के हैं और उनके लिए लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ लगभग 300 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, तो डेली लगभग 700 से 800 बच्चों का फुटफॉल रहता है और हमारे यहाँ बच्चे जो हैं काफ़ी समय जो है लाइब्रेरी में व्यतीत करते हैं। जैसे कि फुटफॉल 700 से 800 के बीच में है और जो इश्यू रिटर्न है, जो ट्रांजैक्शंस लॉग है किताब का, लगभग 300-350 किताबें पर डे का इश्यू रिटर्न होता है। और हमारा यूथ क्या सोचता है? जैसे कि यूथ है आजकल, जैसे पढ़ने के लिए हैं तो वाकई में पढ़ रहे हैं, जैसे कि राजनीति कॉलेज में भी होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में बच्चे जो हैं यहाँ शिक्षा हासिल करने के लिए आए हैं, लेकिन व्यक्तिगत विकास के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ उनका एक नैसर्गिक विकास हो। राजनीति, जो छात्र राजनीति है, वास्तव में छात्र अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उसको करते हैं, समाज के सुधार के लिए, विश्वविद्यालय के सुधार के लिए और आगे बढ़कर एक अच्छा नेतृत्व वो कर सकें, ऐसा समाज उनसे अपेक्षा भी करता है। सर आपका नाम जान सकती हूँ? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जगपाल है। मैं राजनीति विज्ञान विभाग में पढ़ाता हूँ
और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देशबंधु कॉलेज में जी। सर, आपका भी स्वागत है द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। आपका नाम जान सकती हूँ सर? मेरा नाम डॉक्टर मुनीश है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी से हूँ। सर, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये परिवर्तन जो है प्रकृति का अटल नियम है, और जो हमारे देश में शिक्षा नीति में परिवर्तन अभी देखने को मिला है, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने करने का प्रयास किया है, वह जो पिछली बार नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में आई थी, और अब 34 साल बाद फिर से सरकार ने इस ओर एक कदम बढ़ाया है, और जो बहुत आवश्यक था, क्योंकि हमारी नई जनरेशन को नए हिसाब से और पूरी दुनिया बदल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की शिक्षा नीति को भी बदलने की आवश्यकता थी, जो कि सरकार ने बखूबी निभाया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है कि जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नई शिक्षा नीति में जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं उन पे जो फोकस कर रखा है वो सबसे बढ़िया, क्योंकि अब तक हम जिस भी भाषा में जो इम्पोर्टेंस दी जा रही थी वो हम वेस्टर्न को या अंग्रेज़ी को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका इतना बोलबाला नहीं था। अब मुझे लगता है कि वो केंद्र में आई हैं, अब उन भाषाओं में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे और अपनी भाषा के ज़रिए ही वो एक नई तालीम हासिल कर सकेंगे, मुझे ये लगता है। हमारे जो नेता हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं, एजुकेशन में हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता में वो डाला जा रहा है, क्योंकि हमारा युवा ही हमारे देश का भविष्य है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्योंकि राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और हमारा तो विषय ही है धर्म राजनीति का क्या संबंध है। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को ना हमारे पिछले वर्षों में, बहुत वर्षों में धर्म को ही गलत तरीके से समझा गया है। जैसे संस्कृत में एक उक्ति है कि धारयति यश इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। छोड़ दीजिए आप हिंदू मुस्लिम को, लेकिन जो वे ऑफ लाइफ है, जो सनातन परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं को यदि हम फॉलो करें तो हम एक धार्मिक प्राणी हैं। और जहाँ तक धर्म और राजनीति की बात रही है, तो ये हमें अगर धर्म को समझ गए तो हम राजनीति को तभी समझ पाएंगे। जैसा मुझे लगता है कि धर्म को समझा ही नहीं गया है। यदि हम धर्म को समझ जाएंगे तो और धर्म राजनीति का फिर कोई दुश्मनी रहेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमें धर्म को समझना होगा, और वह भी सही सही अर्थों में। तो और फिर हमें ना तो सेकुलरिज्म का कुछ ऐसा परहेज रह जाएगा और ना ही हमें सेकुलरिज्म से प्रेम वाली कोई बात रह जाएगी। हाँ, धर्म और राजनीति की दुश्मनी को ख़त्म करना है, जो कि प्रचारित किया गया है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें धर्म को समझने की ज़रूरत है कि अगर सब अपने अपने कर्तव्य को निभाएं, सभी अपने अपने फ़र्ज को निभाएं, तो हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन हमें पहले अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना होगा। जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगते हैं तो हम एक धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, और जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है वह राजनीति में भी सफल होता है। और आप जैसा आजकल के माहौल में देख ही रहे होंगे, जो अपने कर्तव्य पथ पर है, सही मार्ग पर है, वह अपने सही राजनीति भी कर रहा है। जैसे आजकल बच्चे हैं, जितना भी मतलब एजुकेशन है टीचर से ही सीखते हैं, लेकिन कॉलेज भी नहीं सिखाता है, लेकिन आपस में उनके दिमाग में ये चीज़ कब आती है, कौन से क्लास में थॉट आ जाता है ये हिंदू मुस्लिम का लेकर? क्योंकि दोस्ती करते टाइम तो कोई नहीं सोचता है, फिर कैसे ख्यालात बदलते हैं? देखिए, अभी आपने लगभग कम से कम, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 30-35 बच्चों से आप मिले, आपने सब बच्चों से यही सवाल किया, तो उन बच्चों ने क्या जवाब दिया कि मेरा नाम ये है और मेरे सभी दोस्त कोई हिंदू फैमिली से है, कोई सिख फैमिली से है, कोई मुस्लिम फैमिली से है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बच्ची ने तो बड़ा अच्छा आंसर दिया कि मैम हमारे घर वाले एजुकेटेड हैं, हमारे घर वाले जब एजुकेटेड है तो वो हमें ये सिखाते हैं कि तुम्हारी एजुकेशन नहीं, तुम्हें बिल्डअप करना है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। रही बात आपके सवाल की, एक कंडीशनिंग प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग प्रोसेस होता है जब हम कोई कट्टरवादी सोच से किसी बच्चे को वो करते हैं तो वो उस पर हावी तो हो जाती है, लेकिन जब वो खुली विचारधारा के अंतर्गत वो बच्चा जैसे स्कूली व्यवस्था में आता है, जब वो अच्छे टीचर के संपर्क में जाएगा, जैसा कि आपने देखा, आपको बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को मिलाया, तो आप देख सकते हैं कि देशबंधु कॉलेज में कैसी प्रतिभाएं आकार ले रही हैं, जो बिल्कुल सकारात्मक सोच रखती हैं, जिनके बीच में जो बिल्कुल भी नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई। आपने सभी बच्चों से मिले, हर प्रकार के बच्चों से मिले और हर श्रेणी से आने वाले बच्चों से मिले, और उन्होंने कितनी सकारात्मकता से इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि यहाँ पे या हमारे देश में वो कोई और जगह होगी जहाँ से ये खबरें आती होंगी, लेकिन जो एक अच्छी सोसाइटी है,
वहाँ पे आपको ये चीज़ें या धर्म की राजनीति या मैं मुस्लिम हूँ या ये है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा आंसर अच्छा दिया था बच्चे ने। मैं आपको ये बात करूँगा समझ कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा हो कि जब वो बच्चा कॉलेज में आए उसमें अगर ऐसी संकीर्णता वाली चीज़ें हैं तो कॉलेज उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करे, रिकंस्ट्रक्ट करता हो उसके थॉट ऑफ प्रोसेस को एक ऐसा बेहतर बनाए ताकि हर कॉलेज एक स्टूडेंट से पहले एक अच्छा नागरिक देश को दे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सवाल है वो ये है कि बच्चे ऐसा धर्म के बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्यों उनके अंदर खराब विचार आ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर मुनीश कह रहे थे कि बच्चे कुछ देखो, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से भी कुछ गलत अफवाहें आती हैं, उन गलत अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमें केवल आज तक जो हुआ है धर्मों को लेकर भी भेदभाव हुआ है कि एक धर्म को अलग से कुछ विशेषाधिकार, दूसरे धर्म को सीमित कर दिया गया। तो लोगों में ये बात आ गई है कि हमें ही क्यों रोका जाता है, दूसरे धर्मों को क्यों नहीं रोका जाता है। तो यह भी कहीं ना कहीं इस बात को भी प्रचारित किया गया है, और जो कि मुझे लगता है कि हमें अब वक्त आ गया है कि धर्म के नाम पर इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें धर्म को लेकर इस बात को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि भारत में धार्मिक कट्टरवाद है। जब आप कहीं जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि जो मीडिया है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह इस तरह की अफवाहों को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित ना करें। मेरा ये मानना है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर जितनी बात हो सके उसको बढ़ावा दें, और तो देश अच्छी राह पर चलेगा, देश तरक्की करेगा, देश का विकास होगा। अच्छा, चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे 1947 से हम कांग्रेस पहले से ही है, और 2013 के बाद जो है आम आदमी पार्टी आई है, तो वो जो है सबका साथ सबका विकास सारे धर्मों को साथ लेकर चल रही है। जहाँ तक बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी के जो सीनियर्स जितने भी लीडर्स हैं वो भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लीडर्स हैं जो सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जूही जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई राजनीतिक दल खराब नहीं होता, लेकिन हर राजनीतिक दल में, जैसा आप कह रहे थे, कुछ ना कुछ खराब नेता मिल ही जाते हैं। तो उनसे पार्टी को जब लगता है कि इसने हमारी विचारधारा के खिलाफ बयानबाजी की है या कोई गलत कार्य किया है, तो उसको पार्टी से निकाला भी जाता है। खैर, रही बात ये कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो सही में साफ सुथरी राजनीति करें। मेरा ये बीइंग ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई वुड लाइक टू से कि उन्हें साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, धर्म और जाति के नाम पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि पिछले दिनों में आपने देखा है, और आपका एक सवाल भी था बच्चों से लेकर कि कोई ऐसा दल नहीं दिखता मुझे आज जो धर्म के नाम पर वोट ना मांगता हो। कोई दल कहता है कि नोटों पर लक्ष्मी की और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? तो मेरा यही प्रश्न है कि हर दल खराब नहीं होता, लेकिन हर दल में कुछ खराब नेता होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? जी बिल्कुल, सर ने जैसा किया कि अगर कोई दल या किसी दल का कोई नेता अगर कोई ऐसी बात करके एक अलग से अपने आप को फेम देना चाहता है, तो पार्टी जो है वो कड़े से कड़ा एक्शन भी लेती है, पार्टी कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं अफवाह के रूप में भी लेना चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत कुछ कई बार लोग बयान दे देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि ये मीडिया ने कुछ जो चीज़ है वो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। तो मुझे लगता है कि पार्टियां गुरेज भी करती हैं, तहकीकात भी होती है कहाँ से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कोई। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेता खुद ब खुद पार्टी भी उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेकर उनसे पार्टी से बाहर भी करती है। कि अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उनका ये राजनीति कोई एजेंडा है, कोई स्टंट है कि लोगों की सिंपैथी ग्रहण करने का कि वोट मिलेंगे, या वाकई भारत जोड़ो यात्रा से देश को फायदा होगा और देश में बदलाव आएगा? मुझे लगता है ये सवाल राहुल गांधी जी बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो ये लगता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हर राजनेता का और हर राजनीतिक पार्टी का ये मुख्य कार्य जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, एक तो वो संगठन को मजबूत करना होता है, दूसरा सत्ता पर कब्जा करना होता है, सत्ता हथियाना होता है, या सत्ता में बने रहना होता है। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको वो किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करें, और किस तरह से वो आगे आने वाले चुनावों में अपनी पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोग करते हैं, राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, तो करें। लेकिन
ये बात ज़रूर है कि आज जो ये दल है जिसके राहुल गांधी नेता हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, थोड़ा सा क्या बहुत कमज़ोर हो गया है, और उसके उनको कारण ढूंढने चाहिए कि वो दल क्यों कमज़ोर हुआ है, तभी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने शिक्षा पर कितना विकास किया है, कॉलेजेस में क्या सुधार आया है, इस पर आप थोड़ा सा बता पाएंगे? और टीचर्स की जैसे सैलरी है या पुरानी पेंशन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें से 12 कॉलेज हैं। डूटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है वो कई बार प्रदर्शन कर चुकी है कि जो 12 कॉलेज जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन है, उनके टीचर्स को, उनके जो प्राध्यापक हैं, उनको महीनों महीनों तक सैलरी नहीं मिलती है। तो मैं दिल्ली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे जो टीचिंग कम्युनिटी की ओर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप शिक्षा की बहुत अच्छी बात करते हो, काम करते हो, तो आप हमारे जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी भी टाइम से दें, ताकि उनकी रोजी रोटी, उनका घर परिवार चल सके। तो ये बहुत बड़ा मतलब दुख होता है जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनकी सैलरी कई महीने तक रिलीज़ नहीं करती है। जो 12 कॉलेज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। ये थी हमारे अध्यापकों की राय कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सैलरी रोक दी जाती है। कहीं तो बात अरविंद केजरीवाल करते हैं कि शिक्षा में सुधार आया है, स्टूडेंट्स में सुधार आया है, विकास हो रहा है, और यहाँ टीचर्स परेशान हैं कि सैलरी नहीं आ रही है। बजे है 5:30 और सुबह आप यकीन नहीं करेंगे 8:15 बजे तक आ जाते हैं, और पहला क्लास जो है 8:30 बजे लेते हैं। इतनी पंक्चुअलिटी के साथ आते हैं, और इन्हीं देखकर सारे टीचर्स इनको फॉलो करने लग रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे, इतनी पंक्चुअलिटी कैसे आई? भाई सीधी बात है, मैं किसी को जब भी बोल सकता हूँ जब उस बात को मैं पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कोई पंचुअल बने, सिंसियर बने, तो उसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को पंचुअल और सिंसियर बनना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही अंदर से बात आती है, और हमारे कॉलेज के सारे स्टाफ उसको फॉलो करते हैं, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। तो सर, इसी वजह से तो कहीं साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस को पीछे तो नहीं छोड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सारे कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज उतने ही सक्षम हैं और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई किसी फील्ड में आगे है, कोई किसी फील्ड में आगे है, और ओवरऑल ग्रोथ सभी जगह, सभी आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग, स्टूडेंट्स आतुर रहते हैं। कट ऑफ चाहे देशबंधु की हो, चाहे हंसराज की हो, चाहे श्यामलाल की हो, बहुत कम डिफरेंस रह गया है अब कट ऑफ में। पहले बहुत डिफरेंस हुआ करता था, अब तो आप देखेंगे 2-3% का ही डिफरेंस रहता है इसके अंदर। तो इसलिए इससे ये बात साबित होती है कि हमारे सारे कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। Thank you so much, ma'am, for coming to our college, Deshbandhu College, one of the oldest college in South Campus, Delhi University, and we are so very proud that our head is leading us from the front. He's our captain. We are his team members. So whatever we have achieved in the past 2 years, we are right now NIRF 28th rank, and we are 28th only because of the efforts of our mentor, the captain, and we are just his teammates. It is a collective efforts from all the teaching as well as non-teaching staffs under the commandment of our principal sir. So we aim to become the top 10 very soon. मैं अपनी ज़िंदगी के लिए अपने परिवार का ऋणी हूँ, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अपने गुरु का। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। वेल एजुकेटेड होने से आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ एक टीचर की बदौलत। लेकिन आज टीचर भी कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से मैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े तमाम लोगों को समय पर सैलरी और अलाउंस दिया जाए, उनकी प्रॉब्लम को गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि उनके भी परिवार हैं। हमारा बिजनेस हाउसेज एंड प्रोफेशनल से भी निवेदन है कि स्कूलों और कॉलेजों के साथ इवेंट स्पॉन्सरशिप के जरिए हमारे यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपोजर के मौके दिए जाए, और यंगस्टर्स को फ्यूचर रेडी बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, लाइव टॉक शो, इंटर्नशिप प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए बच्चों को मॉडर्न कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बताया जाए। आज हमारी रेवोल्यूशन टीम ने देशबंधु कॉलेज के युवाओं और टीचर्स के साथ बात की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का अवेयर और एजुकेटेड यूथ ही समाज को बदल सकता है।